नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। राष्ट्र प्रथम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तपस्वी आचार्य और एक विशेष कार्यक्रम के साथ यहां पर उपस्थित हुआ हूं जिसका नाम है समाचार का सच। इस विशेष कार्यक्रम में मैं आपको दिखाऊंगा देश के प्रमुख राज्य की विशेष घटनाएं और विशेष समाचार। देश के विभिन्न न्यूज़पेपर और न्यूज़ पोर्टल ने आपको जो न्यूज़ दिया हुआ है, जो समाचार दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो पहले बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात समाचार गुजरात का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर माना जाता है। गुजरात समाचार जो डिटेल दे रहा है वो थोड़ी बहुत आपको मैं दिखाने की ट्राई करूं। सबसे पहले तो उसने लिखा हुआ है कि बीजेपी के गढ़ गुजरात में कांग्रेस दिखा रही है राजस्थान का मॉडल। तो आपकी सरकार, दिल्ली की सरकार मॉडल पेश करके खेल को पलटने की तैयारी में है केजरीवाल की सरकार गुजरात में। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव की जिम्मेदारी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा को जब सौंपी है, तो गुजरात में इसी वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो चुनाव के साथ ही और बीजेपी की और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी पूरी ताकत से गुजरात चुनाव जीतने में जुटी पड़ी हुई है। तब वो प्रचार और संगठन को मजबूत करने में आपकी सरकार लगी पड़ी हुई है। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के खेल के नियमों को बदलने की तैयारी में दिख रहे हैं। अभी अरविंद केजरीवाल ने वादा किया है गुजरात में कि अगर आप चुनाव जीतती है गुजरात में, तो गुजरात में दिल्ली मॉडल लागू किया जाएगा। वहीं पर कांग्रेस ने हाल ही में अपनी रैली अभी शुरू की है। तब राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा की बात करें तो रघु शर्मा को गुजरात की कमान सौंपी है। तो एक साल पहले जब भाजपा गुजरात मॉडल के बारे में बात कर रही थी, तब की बात मैं आपको थोड़ी बहुत याद दिलाऊं, क्योंकि गुजरात समाचार ऐसा लिख रहा है कि एक साल पहले जब विजय रूपाणी की सीएम पद से अचानक हटा दिया गया था गुजरात में, वहीं भूपेंद्र पटेल सरकार में 2 मंत्रियों को प्रमुख विभाग से अभी विभाग जो है वो पूरे के पूरे छीन लिए गए हैं। तो आपको मैं ये बता दूं कि वहां पर गुजरात समाचार ऐसा लिख रहा है कि विभिन्न सरकारी कर्मचारियों द्वारा ग्रेड वेतन पे के लिए आंदोलन, प्लस साथ ही में अभी ही गुजरात में जहरीली शराब का मामला थमा नहीं है, तब जिसमें 42 लोगों की वहां पर मृत्यु हो गई थी जहरीली शराब की वजह से। इनसे विपक्ष को सरकार पर हमला करने का एक मौका दे दिया गया है बीजेपी सरकार ने। अब बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की बात करूं तो आज तक एक सबसे बड़ा न्यूज़ चैनल माना जाता है, न्यूज़ पोर्टल माना जाता है। तो मैं ये दूसरे न्यूज़ की तरफ में बढ़ूं तो राज शब्द को लेके बहुत ही बड़ा दिल्ली में एक बवाल चालू हुआ है। वो बवाल क्या है वो आज तक जो दिखा रहा है और वो जो पोर्टल में लिख रहा है वो थोड़ी बहुत आपको सुनाऊं और मैं पढ़ने की ट्राई करूं। तो ऐसा एक मुद्दा सामने आया हुआ है कि सीपीआई नेता ने किया सवाल, तो सुधांशु त्रिवेदी बोले कि ये बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन में आप साथ कहां पर थे। तो यहां पर सीपीआई और भाजपा सरकार जो है वो आमने सामने आ गई है। आंदोलन किया गया है वो राज का शब्द के बारे में। वहां पर बीजेपी वर्सेस सीपीआई का एक मामला सामने आया हुआ है। तो उसमें आज तक जो पोर्टल है उसने जो लिखा हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि वो सीपीआई और बीजेपी आमने सामने। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि 1962 के युद्ध में सीपीआई पार्टी का विभाजन ही इस आधार पर हुआ कि इनकी पार्टी के एक व्यक्ति ने कहा कि चीन का भारत पर आक्रमण उचित है, ऐसा एक सीपीआई के नेता ने बोला। और राजपथ का नाम कर्तव्य पथ होने के मामले में बीजेपी और सीपीआई आमने सामने आ गए। और सवाल के जो पूछा गया है वो एक आया कि राज शब्द को बदलने से क्या होगा, ऐसा एक क्वेश्चन मार्क सामने आया और पूरे सोशल मीडिया पे ये क्वेश्चन मार्क सामने आ गया, जिस पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अपने कई सवाल पूछ लिए। उसने पूछा कि सीपीआई नेता विवेक श्रीवास्तव ने बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी से कहा कि इनकी पार्टी और संगठन जिससे वह जुड़े हुए हैं वो चाहे आरएसएस हो या हिंदू महासभा, ऐसा उन्होंने लिखा आज तक ने, इन लोगों का आज़ादी की लड़ाई में किसी तरह का योगदान नहीं है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने वहां पर बोला गया। यह लोग एक फ्रीडम फाइटर का नाम भी नहीं वहां पर ले सकते हैं
उन्होंने कहा कि राज शब्द को बदलने से क्या होगा, तो ऐसा एक जवाब दिया गया सुधांशु त्रिवेदी के द्वारा कि राज शब्द बदलने से क्या हो जाएगा, कि क्या हमारे देश में लोकतंत्र है, ऐसा क्वेश्चन मार्क पूछा। और साथ ही में विवेक श्रीवास्तव के सवाल के जवाब में सुधांशु त्रिवेदी ने ऐसा कहा कि इनकी पार्टी का नाम कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने एक स्टेटमेंट दिया। और आज तक ने ऐसा लिखा उनके पोर्टल में कि, और कहा गया कि कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर है, और सुधांशु त्रिवेदी कहा कि एनसीपी और सीपीआई ने आजादी के बाद सशस्त्र संघर्ष करने का सत्ता कब्जा करने की कोशिश की थी, ऐसा वहां पर वो लोग आमने सामने आ गए। जो आज तक जो लिख रहा है वो पढ़ने की कोशिश करूं तो आगे वो लिख रहा है कि इसलिए इन पर भी प्रतिबंध लगा था, और संघ से तो वहां पर प्रतिबंध हट गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि सीपीआई से प्रतिबंध हटाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने माउंटबेटन की सिफारिश की थी। वहां पर सिफारिश का मामले उन लोगों ने सामने लाए, और उन्होंने कहा कि यह नेहरू जी के लेटर में जाकर चेक कर ले। सुधांशु त्रिवेदी ने वहां पर बोला कि वहां पर नेहरू जी का वो पास्ट वाला जो लेटर है वो जाकर चेक कर ले। यह तो समस्या है कि बिना पढ़े हुए लोग हवा में आरोप लगा रहे हैं, ऐसा सुधांशु त्रिवेदी ने वहां पर बोल के आज तक को वहां पर प्रतिबंधित किया। दूसरी तरफ हम आगे बढ़े तो एक जो समाचार आ रहा है उत्तर प्रदेश से, वहां पर दैनिक जागरण सबसे बड़ा एक पोर्टल माना जाता है, न्यूज़पेपर माना जाता है। तो अब बात करें वाराणसी की, उत्तर प्रदेश की, वहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सबसे बड़ा सामने आया हुआ है। वहां पर आज एक सुनावनी भी होने वाली है। तो ऐसा लिख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट आज सुनाएगी फैसला। वाराणसी में सुरक्षा के कड़ा इंतजाम किए गए हैं और साथ बाई साथ धारा 144 लागू करवाई गई है। वाराणसी की जिला एवं तंत्र न्यायालय के ज्ञानव्यापी मस्जिद और उसके आसपास की भूमि में शीर्षक को चुनौती देने वाली दीवानी मुकदमों की स्थिरता पर आज अपना फैसला सुनाएगी कोर्ट। और दूसरी तरफ इसे देखते हुए वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। साथ ही जिले में धारा 144 लागू की गई है। वहां पर जो लागू किया गया है मुद्दा वो है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी मींस एनआईए ने पंजाबी गायक सिंधु मूसेवाला की हत्या भी एक सामने आई है। तो वहां पर जुड़े संदिग्ध आतंकी गिरोह के संबंध में दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब के विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की जाएगी। और वहां पर छापेमारी की है तो वहां पर विभिन्न पोर्टल और न्यूज़पेपर ऐसा बता रहे हैं कि चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ और सीएनएन कानूनी वैधक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई करेंगे। और साथ ही में कुल 220 याचिकाओं में से 200 जनहित याचिका है। और पोर्टल और न्यूज़पेपर वहां के ऐसा लिख रहे हैं कि इनमें कांग्रेसी नेता जयराम रमेश ने भी एक याचिका दायर की रखी है, और ऐसी बात जो है वो आज कोर्ट सुनाएगी। दूसरी तरफ एक दूसरे न्यूज़पेपर की और पोर्टल की तरफ रुख करते हैं। तो अब बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में जो अमर उजाला पोर्टल है वो एक ऐसा न्यूज़ लिख रहा है, उसके न्यूज़ के ऊपर अपन गौर करें तो पंजाब में मंत्री का एक कथित ऑडियो टैप वायरल हुआ है। वो ऑडियो टैप वायरल क्या है वो अमर उजाला दिखा रहा है और लिख रहा है साथ में, और उसमें ये बता रहे हैं कि सौदेबाजी का वहाँ पर तरीका मीन्स किस तरीके से सौदेबाजी होती है वहाँ पर एक तरीका का एक पूरा का पूरा पंजाब के वहाँ के जो मंत्री है उसकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हुई है। उसमें लिखा है कि पंजाब में मंत्री का कथित ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है और उसमें बता रहे हैं कि सौदेबाजी का तरीका कैसे होता है। पंजाब के एक मंत्री का सौदेबाजी करने का कथित ऑडियो क्लिप जो वायरल सोशल मीडिया पे हुआ है उसमें पंजाब केसरी ऐसा बता रहा है और ऐसा लिख रहा है उनके पोर्टल में कि मंत्री एक व्यक्ति से मोबाइल पर बात कर रहा है कि डीएसएफसी के माध्यम से माल की लोडिंग व लिफ्टिंग में पैसे कैसे बनाए जाते हैं। इस तरीके का एक ऑडियो वायरल हुआ और उसमें उन पर कार्यवाही करने के बजाय सिर्फ पैसे बनाए कैसे जाए उसका एक ऑडियो वायरल हुआ है। जैसे ही ये ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो लोगों ने कमेंट्स करना भी स्टार्ट कर दिया, क्योंकि पंजाब में अभी आपकी सरकार है, भगवत मान उनके सीएम है, तो वहां पर कमेंट्स का दौर क्या चल रहा है उसमें अमर उजाला के जैसे कई न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं। और ये ऑडियो क्लिप जो वायरल हुआ है उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि लोगों का कहना
है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस ऑडियो क्लिप पर बात करने के वाले 2 व्यक्तियों के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे, ऐसा सोशल मीडिया पे क्वेश्चन मार्क भी रेज हुआ है आपके पंजाब के मुख्यमंत्री के ऊपर। डिटेल सोशल मीडिया में जो लिखी है वो समझने का प्रयत्न करें, क्योंकि ये सबसे बड़ी न्यूज़ मानी जाती है। तो सोशल मीडिया पर वायरल कथित ऑडियो क्लिप में एक व्यक्ति मंत्री से नमस्ते करके पूछ रहा है कि क्या मंत्री जी आपने चाय पी ली। तो मंत्री ऐसा जवाब दे रहे हैं, ये जो मैं बता रहा हूँ, ये जो ऑडियो क्लिप के जो कन्वर्जेशन है वो मैं बता रहा हूँ। तो मंत्री जवाब देते हैं कि हाँ मैंने चाय पी ली है। मंत्री दूसरे फोन पर बात करने वाले से कहते हैं कि शर्मा जी फिर इधर की बात कर लूं। तो फोन कट हो जाता है और साथ ही में व्यक्ति मंत्री से कहता है कि कौन सा शर्मा की बात कर रहे हो। फिर व्यक्ति मंत्री से कहता है कि मेरी बात हुई थी मंत्री जी से और वह कह रहा है कि माल लोडिंग व लिफ्टिंग में डीएसएफसी को भी हिस्सा मेरा जाता है और मैं पैसे दे रहा हूं। ऐसा ये फ़ोन टेप में वायरल हुआ है। और दूसरी बार मंत्री और ये जो व्यक्ति बात कर रहा है उसमें मैंने कहा कि माल पकड़वाना हो तो किस तरीके से माल पकड़वा जाता है, तो ये न हो कि ट्रक मालिक या चालक को ही पकड़ा जाए और विभाग के मुलाजिम निकल जाए। ऐसा एक ऑडियो क्लिप मंत्री, पंजाब के कोई मंत्री है, ऐसा ऑडियो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है पंजाब में। अब देखना यह है कि पंजाब सरकार इस पर क्या कार्यवाही करती है। तीसरा एक जो बड़ा वहां पर न्यूज़ आ रहा है, आउटलुक न्यूज़ मैगजीन जो लिख रहा है उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताऊं तो अब रुख करते हैं अपन उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में अब जो है वो न्यूज़ जो वायरल हो रहा है, वहाँ पर आउटलुक न्यूज़पेपर वहाँ पर सबसे बड़ा माना जाता है। वहाँ पर का न्यूज़ आउटलुक ने जो दिया हुआ है, तो वहाँ पर एक यूपीएससी वित्त की एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ वहाँ पर दी है। तो उसमें डिटेल ऐसी लिखी है कि उत्तर प्रदेश अब बात करें तो आउटलुक न्यूज़पेपर लिख रहा है कि यूपीएससी वित्त एवं विकास निगम की योजनाओं में आय सीमा समाप्त की जाएगी और 2.5 लाख तक आय वाले को प्राथमिकता दी जाएगी। ये सबसे बड़ी उत्तर प्रदेश की न्यूज़ मानी जाती है आज तक। जो भी 12 घंटे की न्यूज़ होती है वो यहाँ पर जो आउटलुक लिख रहा है उस पर गौर करें और वो पढ़ने की कोशिश करें। तो उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं वित्त एवं विकास निगम स्वरोजगार योजना का लाभ लेने के लिए वहां पर अधिकतम आय सीमा की शर्त को खत्म कर दिया गया है और वहां पर अनुसूचित जाति को कोई भी व्यक्ति इन योजनाओं का लाभ ले सकेगा। लेकिन 2.5 लाख की रुपये तक की सालाना आय वालों को ही ये प्राथमिकता दी जाएगी, ऐसी योगी आदित्यनाथ ने एक वहाँ पर जाहिरात की है, वहाँ पर सीमा दी है। जुलाई 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आय और अनुदान सीमा में वृद्धि के लिए भारत सरकार से एक अनुरोध किया था। तो वहाँ पर इसी के तहत केंद्र सरकार ने पात्रता के लिए आय सीमा और अनुदान राशि में बड़ा बदलाव किया गया और इस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। वहीं तरफ दूसरी ओर आदित्यनाथ की दूसरी न्यूज़ पढ़े तो वहाँ पर लखनऊ की बात कर सकते हैं हम लोग। वहाँ पर पंजाब केसरी भी वहाँ पर बहुत ही अच्छा पोर्टल माना जाता है। वहीं उन्होंने योगी आदित्यनाथ का एक न्यूज़ दिया। तो लखनऊ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को इंडिया एक्सपो मार्ट में होने वाले प्रधानमंत्री के कार्यालय की तैयारी का वहां पर जायजा लेने के लिए ग्रेटर नोएडा पहुंचे थे। तो वो जो डिटेल लिखी है पंजाब केसरी ने उसके ऊपर ध्यान दे तो वहाँ पर बहुत ही बड़ा वहाँ पर फंक्शन होने जा रहा है। वहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने वहाँ पर विजिट किया तो उनका हेलीकॉप्टर दोपहर में निर्माणाधीन जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बने हेलीपैड पर उतरा और साथ ही में यहाँ से वहाँ इंडिया एक्सपो मार्ट पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने अधिकारियों के साथ तैयारियों की जांच की और बारीकी से निरीक्षण भी किया। सम्मेलन की बात करें तो सम्मेलन में भी प्रतिभा वहाँ पर जो भी उभरेगी और वहाँ पर प्रतिभाग लेने के लिए 50 देश के वहाँ पर प्रतिनिधि मंडल आने वाले हैं और 1500 प्रतिनिधियों ये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले हैं। तभी मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने वहाँ पर जांच की और सम्मेलन में प्रतिभाग करेंगे 50 देश वहाँ पर और 1500 प्रतिभागी जो वहाँ पर भाग लेने वाले हैं। वहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन जेवर के नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निरीक्षण किया
और इसी दौरान अधिकारियों को निर्माण संबंधित कई दिशाओं वहाँ पर निर्देश भी किया। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री योगी ने वहाँ पर इंजीनियर समेत श्रमिकों के साथ पर भी बातचीत की और उनके साथ भी एक दौर के बातचीत वहाँ पर की। बैठक के निर्माण संबंधी कार्यों की समीक्षा भी एक साथ भी में कर ली। दूसरी तरफ दूसरे न्यूज़ की तरफ आगे बढ़े तो देश की राजधानी दिल्ली में अभी क्या हलचल चल रही है वो समाचार अभी हम लोग पढ़ने की ट्राई करें या देखने की ट्राई करें तो वहाँ पर विभिन्न न्यूज़पेपर वहाँ से निकलते हैं। वहाँ पर सबसे दूसरे और वहाँ पर नवभारत टाइम्स जो वहाँ पर न्यूज़पेपर निकल रहा है, उन्होंने पोर्टल में दिल्ली की राजधानी के समाचार दिए हुए हैं। उसकी तरफ रुख करें तो वहाँ पर रानी, कमलापति की प्रतिमा, त्रिशूल और हनुमान जी की मूर्ति की समेत पीएम मोदी को मिले 1200 तोहफे की होगी नीलामी। ये सबसे बड़ा न्यूज़ वहाँ पर पोर्टल में दिखाया गया। और वहाँ पर जो नीलामी होने वाली है, राष्ट्रपति और वहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी को जो तोहफा दिया गया है, उसके न्यूज़ वहाँ पर पोर्टल में काफ़ी वायरल हुए और न्यूज़पेपर में भी ये न्यूज़ को प्रतियोगिता दी गई। और उसमें जो नीलामी होने वाली है वो न्यूज़ अगर अपन ट्राई करें पढ़ने का तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट में ये जाएगा सारा पैसा, जो भी नीलामी का पैसा मिला जाएगा और जो भी पैसा मिलेगा वो गंगा प्रोजेक्ट में जाएगा सारा वो पैसा, और गंगा प्रोजेक्ट डेवलप करने में ये पैसे लगाए जाएंगे। पीएम मोदी को मिले उपहार की ई नीलामी का यह चौथा संस्करण होगा और यह उपहारों का बेस प्राइस होगा 100 रुपये से लेके 10 लाख रुपीस तक। यहाँ पर जो भी नीलामी बोली जाएगी वो भी जो भी पैसा आएगा वो गंगा प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। वहाँ पर विविध न्यूज़ पेपर और पोर्टल ऐसा लिख रहे हैं कि कमलापति की प्रतिमा, त्रिशूल, हनुमान जी की मूर्ति समेत पीएम मोदी को मिले हैं 1200 वहाँ पर तोहफे मिले हैं, उसकी नीलामी होगी और नीलामी में जो भी पैसा मिलेगा वो पैसा जो है वो गंगा प्रोजेक्ट में लगाया जाएगा। उपहारों की बात करें तो ई नीलामी का यह चौथा संस्करण होगा और वहाँ पर उपहारों का बेस प्राइस होगा 100 रुपये से लेके 10 लाख रुपीस तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उपहार में जो 1200 प्रोडक्ट मिली हुई है वो 1200 से अधिक वस्तुओं की नीलामी 17 सितंबर को होगी और 17 सितंबर से जो नीलामी से होने वाली जो भी आय ननामी होगी वो वहाँ पर गंगा मिशन में दी जाएगी। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट जहाँ पर उपहार वहाँ पर प्रदर्शित किए जा रहे हैं, तो वहाँ पर महानिर्देश अद्वैत गडनायक ने कहा कि नीलामी वेब पोर्टल pmmomentos.government.in के माध्यम से आयोजित की जाएगी और 2 अक्टूबर को समाप्त होगी ये नीलामी। इस तरीके के न्यूज़ वहाँ पर विविध पोर्टल में भी दिखे और विविध न्यूज़पेपर में भी वहाँ पर दिल्ली के वहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट जो है उसकी नीलामी की जाएगी। इस तरीके से आगे बढ़े तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी काफ़ी राजनीतिक दौर पर देखा जाए तो काफ़ी हलचल हो रही है। वहाँ पर महाराष्ट्र की मेट्रो पोर्टल वहाँ पर लिख रहा है कि गोधरा केस में शरद पवार ने अमित शाह को जमानत दिलाने में की थी मदद। ऐसे एक न्यूज़ वहाँ पर 12 घंटे में सतत वायरल हो रहे हैं। तो उसके बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में ये सबसे बड़ा न्यूज़ माना जाता है 12 घंटे का। तो उसमें जो वहाँ पर महाराष्ट्र मेट्रो करके न्यूज़पेपर और पोर्टल है वो कुछ ऐसा लिख रहा है कि गोधरा केस में शरद पवार ने अमित शाह को जमानत दिलाने में की थी मदद। और आगे पढ़े तो वहाँ पर शिवसेना के मुखपत्र सामना के दावे से गरमाई सियासत, ऐसा एक हेडिंग दिया उन्होंने और वो हेडिंग में बात की गोधरा केस की और अमित शाह की। दोनों ने अभी जो मुखपत्र सामना वहाँ पर सामना मुखपत्र जो है उसमें एक दावा किया गया है और उसके बाद में वहाँ पर गरमाई सियासत। अब आगे ये न्यूज़ के बारे में थोड़ी डिटेल समझने का प्रयत्न करें अपन। तो महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से जाने के बाद डिटेल ऐसी आई हुई है कि शिवसेना के मुखपत्र सामने के दावे से गरमाई सियासत और महाराष्ट्र में सत्ता हाथ से जाने के बाद उद्धव ठाकरे भाजपा पर लगातार हमला कर रहे हैं, लगातार हमलावर हो रहे हैं। हाल ही में शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम में दावा किया है कि एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने साल 2002 में जब गुजरात में दंगे हुए थे तो गुजरात के दंगों के सामने एक मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जमानत दिलाने में
मदद की थी शरद पवार ने। ये जो मामला जो लिखा है वो उद्धव ठाकरे ने वहाँ पर सामना करके एक न्यूज़पेपर जो चल रहा है उसके बारे में मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसी डिटेल सामने आई कि शाह की जमानत दिलाने में मदद की थी वहाँ पर शरद पवार ने, और साथ ही सामना ने अपने साप्ताहिक कॉलम में वहाँ पर रोक टोक में रविवार को मीन्स 11 सितंबर को यह सनसनीखेज दावा भी किया था कि अमित शाह को वहाँ पर मदद की गई थी। दूसरी तरफ सामना के लिखा गया एक शरद पवार ने 2002 के गोधरा केस में अमित शाह को जमानत दिलाने में मदद की थी। ये डिटेल फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि ये सबसे बड़ी महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा न्यूज़ माना जाता है। तो सामना में इस कॉलम के बाद राजनीति अभी बहुत ही बड़ी चरम सीमा पे पहुंची है, राजनीति गरमाई हुई है। तो हालांकि एनसीपी के नेता प्रफुल्ल पटेल ने इस दावे को पूरी तरीके से खारिज कर दिया और इसे निराधार भी बता दिया है। दोस्तों एक बात यहाँ पर मैं करूँ तो ऐसी ही नई खबर और विशेष बातों के साथ हम लोग फिर से हाजिर होंगे। अब तक के लिए मुझे रजा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।